दोस्तों 4 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ओके, मैं लगातार आपको हर प्रकार से तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि आप होने वाले हिंदी के पेपर में तबाही मचा सके। ओके, इसलिए पहले ही दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आप लोग कह रहे थे कि भैया क्या सॉल्यूशन के साथ बताइए, इसलिए मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। हर सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके कवर करा दिए थे। काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, उक्ति, माध्यम, पद, साहित्य का इतिहास। ओके, इसके साथ ही आपके पत्र लेखन, निबंध लेखन, कवि परिचय, लेखक परिचय, ये सभी टॉपिक के मैंने आपको क्या महत्वपूर्ण बता दिए थे। व्याकरण टॉपिक के भी जो इंपॉर्टेंट थे वो भी आपको एक ही वीडियो में मैंने कवर करा दी है। तो टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए मैंने आपको टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बता दिए थे एक वीडियो में। तो 2 वीडियो है, केवल 2 वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो इस पेपर के माध्यम, हिंदी के इस पेपर के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के माध्यम से हम देखने वाले क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, ये आपका रहने वाला। पूरी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप हर प्रकार से तैयार हो जाएंगे। हर प्रकार से दोस्तों मैं तैयारी कराने का आपका प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं, और वीडियो को देखते ही देखते आपको इस पेपर को भी तैयार कर लेना है। तो सही विकल्प पे चुनकर लिखिए वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। कवि किसका भाल्य फिरता है, तो कवि जगजीवन का भाल्य फिरता है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो झूसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर वेंडिंग कहानी के नायक का नाम था, तो कौन है सिल्वर वेंडिंग कहानी के नायक, हीरो यशोधर बाबू। कहानी का पहला तत्व है, तो कहानी का पहला तत्व होता है कथानक। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है रुबाइयां। आगे देख लेते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति है, तो 13 हार क्या है, ये प्रथम कृति रहने वाली है। फांसी जयंत कुमार का प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता है। बाकी दोस्तों अगर आपने क्या है तो टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देख ली है, तो सब ऑब्जेक्टिव बनेंगे और सब क्वेश्चन आंसर आपसे बनने वाले हैं पेपर में। ओके, तो अच्छे से आपको क्या है वीडियो को देखकर जितना मैंने बताया तैयार कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, 25-25 मिनट की वीडियो, ज्यादा आपका 1 घंटे में आपकी पूरी हिंदी की मैं तैयारी आपको करा दी है। ओके, रेडियो नाटक में नहीं होता है, रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता है। ओके, दृश्य यानी हम रेडियो में हम देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो हमारे क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण शब्द एक हमारा तकनीकी शब्द है, और बिंब के भेद होते हैं, बिंब हमारे 3 होते हैं। ओके, बिंब के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। आगे देख लेते हैं। अब आ जाता हमारा सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और कौन सा रूप होता है, लघु रूप होता है। ओके, नाटक दृश्य काव्य का बृहद रूप है और एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। नाटक एकांकी अंतर मैंने अब जब समझाया था आपको तब मैंने आपको बताया था। शिशिर अद्भुत अवधूत है, तो सत्य है। सौलेगर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सही जोड़ी झिलमिल दे, तो झिलमिल हो जाएगी नील जल में। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह। मोहनजोदड़ो हो जाएगा और हड़प्पा। फिर समाचार लेखन, तो समाचार लेखन हो जाएगा आपका उल्टा प्रामिड शैली। अंदर बाहर आपका क्या है, शब्द युग में। ओके, जैसे चाय वाय, खाना पीना, ये सब आपके कहलाते हैं, किसमें आते हैं, शब्द युग में आते हैं। और वैसे डैश लगा रहता है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध शब्द शक्ति है। अब देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो बच्चे अपनी माँ की प्रत्याशा में होंगे। किसकी प्रत्याशा में, माँ की प्रत्याशा में होंगे। परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बढ़ाते हैं, तो बाजार रूपकता बढ़ाती है, तो बाजार रूपकता। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो स्कूल जाने के लिए तड़पता था, स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई हैं, तो शिक्षाप्रद कहानियां लिखी गई। वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाते हैं, सूत्र बात यानी छोटी सी, विस्तार से कहना, छोटी सी बात को विस्तार से यानी भाव पल्लवन, तो भाव पल्लवन कहलाता है।
शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण कहें चाहे शब्द शक्ति कहें, 3 प्रकार के होते हैं। पूछा जाए कौन कौन से, तो ओज, माधुर, ओज प्रसाद आपके शब्द गुण है। ओके, हम क्वेश्चन आंसर क्रम से देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। 8वां क्वेश्चन है, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो छायावाद की विशेषता इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो पहले होता है छायावाद की विशेषता व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता का मतलब है तो छायावादी कवि है वो अपने निजी जो सुख दुख होते हैं कि व्यक्त करते हैं अपनी कविताओं में। इसके बाद प्रकृति का मानवीकरण। ओके, प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का जो छायावादी कवि है उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति में एकदम जान डालने का काम किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण छायावादी कवियों ने, नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण बड़ी रुचि और सार्थक के साथ किया है। इसके साथ ही आपको छायावादी कवि और उनकी रचनाएं भी पढ़ के रखना है। ओके, इतना डिटेल से नहीं लिख पाते, जैसे पहले हेडिंग लिखी फिर उसके बाद डिटेल से लिखने में अगर असमर्थ हैं तो फिर आपको हेडिंग भी आपको लिख दीजिएगा पेपर में। ओके, व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति का मानवीकरण, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, बस इतना लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, लेकिन तभी आपको करना है जब पूरा प्रयास करने के बाद भी आपको हेडिंग वगैरह डिटेल से याद नहीं हो रही है। ओके, तो हेडिंग बस आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखिए। तो कई बार क्या है प्रगतिवादी की विशेषताएं थी, तो प्रगतिवादी की विशेषताएं भी पढ़ के रखना है। और पूछा जा रहा है जैसे भी क्वेश्चन में प्रगतिवादी कवि और उनकी रचना आपको बताने हैं। प्रगतिवाद की विशेषता है शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा, यथार्थ का चित्रण, रूढ़िवाद का विरोध। तो विशेषताएं पढ़ के रखिएगा और प्रगतिवादी कवि और उनकी रचना भी आपको दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, उषा का जादू कब और क्यों टूट जाता है? और अथवा में है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा, सूर्योदय के पूर्व जो उषा का जो दृश्य होता है अत्यंत आकर्षक होता है। मतलब जो सूर्योदय होता है उससे पहले जो सुबह का जो हमें जो दृश्य दिखता है वो अच्छा ही सुंदर दिखता है। इसे ही हमने क्या कहा, उषा का जादू कहा है। और ये क्यों टूट रहा है, तो जैसे सूर्योदय हो रहा है, जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो जो ये उषा का जादू टूट रहा है। मेन बात आपको ये रहने वाली है। आगे देख लेते हैं। फिर बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? बोर्ड एग्जाम 22 में 24 में क्वेश्चन आया। बच्चे चिड़िया की आने की आशा, मतलब बच्चे अपनी माँ चिड़िया के आने की आशा से क्या नीड़ों से झांक रहे होंगे। उन्हें प्रत्याशा है कि उनकी जो माँ है वो उनके लिए क्या है, दाना लेकर लौट रही होगी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। संस्मरण और रेखाचित्र में आपको अंतर बताना है। तो संस्मरण क्या होता है, लेखक स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण संस्मरण है। रेखाचित्र में हाल ही की घटना होती है और लेखक इस प्रकार से वर्णन करता है कि मतलब इसमें क्या चित्रात्मक वर्णन करता है। रेखाचित्र में लेखक जो हाल ही घटना को चित्रात्मक रूप से लिखता है। संस्मरण वास्तविक होता है, रेखाचित्र वास्तविक व काल्पनिक हो सकता है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है, रेखाचित्र की शैली चित्रात्मक होती है। नाटक और एकांकी में आपसे अंतर पूछा जा रहा है। तो नाटक में क्या होते हैं, एकांकी में एक अंक, एकांकी एक अंक, एकांकी में एक अंक होते हैं, नाटक में कई अंक होते हैं। अब एकांकी क्या होता है, दृश्य काव्य का एक लघु रूप है, छोटा रूप, दोनों ही दृश्य काव्य है। नाटक भी एकांकी भी, जस्ट अभी आपको पहले बताया भी था ऑब्जेक्ट समझाते समय। तो ओके, तो एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप होता है, नाटक दृश्य काव्य का बृहद रूप होता है। अब एकांकी छोटी है तो एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है, जबकि नाटक में पात्रों की संख्या क्या अधिक होती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिसरस को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है, अथवा भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई? तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा कि लेखक ने क्या है, जो लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, तो सिसरस को कालजयी अवधूत कहा है। अवधूत यानी होता है सन्यासी। क्यों कहा है, क्योंकि जो सन्यासी क्या होता है, सन्यासी होता है विषय वासनाओं से ऊपर उठकर सुख दुख की प्रत्येक स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है। यानी जो सन्यासी होता है, साधु सन्यासी होते हैं, उन्हें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो उनका जो स्वभाव होता है वो एक ही से रहता है। हर स्थिति में वो क्या है, उनकी जो एक ही से बने रहते हैं, चाहे कठिन परिस्थिति हो चाहे साधारण जीवन हो, लेकिन उनका स्वभाव एक ही से रहता है। सेम इसी बात से जो श्रेष्ठ का वृक्ष होता है, भयंकर गर्मी हो, उमस हो, लू हो, उसमें भी सरस बना रहता है। ओके, सरस बना रहता है और लहराता रहता है, फलता फूलता है। इसलिए लेखक ने क्या है, सिरस को कालजयी अवधूत कहा। ये मेन उसकी बात रहने, बाकी आप लैंग्वेज देख सकते हैं कैसे आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई? तो भक्तिन स्वयं को ना बदलकर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। मकई का रात का बना हुआ दलिया, सवेरे के मट्ठे से खाना, बाजरे के तिल लगाकर पुए बनाना, ये सब क्या है, गांव के भोज्य पदार्थ। ओके, तो ये सब भक्तिन क्या थी, देहाती थी, गांव की रहने वाली थी, तो वही सब बनाना जानती थी। अब लेखिका का यहाँ काम करती थी तो यही सब बना देती थी। अब लेखिका को अनचाहे खाना पड़ता था, मतलब लेखिका है महादेवी, इनका इच्छा नहीं होती ये सब खाने के लिए, लेकिन अब बनाया तो खाना तो पड़ेगा ही। तो भक्तिन ने लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलाकर देहाती बना दिया। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी कैसे हो गई, देहाती हो गई। ओके, आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? अथवा में है, स्वयं रचित कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता क्या साधन संपत्ति पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो इसका मेन आंसर आपको मैं समझा दूं। सिंधु सभ्यता साधन संपत्ति भव्यता का आडंबर नहीं था क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई तो जो प्रमाण मिले उसमें हमें वे सब चीजें मिली हैं जो जीवन यापन के लिए जरूरी हैं, जैसे बर्तन मिले, मोहरें मिली, ओके, इसके साथ ही आभूषण मिले, खेती के काम करने वाले औजार, ये सब मिले। ना कि हमें कोई वैसी भव्यता वाली चीजें नहीं मिली, ना महंगी चीजें मिली, ना विलासता की वस्तुएं मिली। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें साधन संपत्ति यानी सब साधन थे लेकिन कोई भव्यता का आडंबर नहीं था। ओके, इस प्रकार से। बाकी लिखना किस प्रकार से वो आपका दिया हुआ है। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। स्वयं कविता रच लेने का दूसरा लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? लेखक की अपनी पाठशाला मराठी की जो भाषा के अध्यापक सोलेकर कविता अच्छे रसिक और मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता कराते थे, लय, छंद, गति, रति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक इनकी देख कर बहुत प्रभावित हुआ। सोलेकर ने उन्हें अन्य कविताओं के बारे में बताया, कवियों के बारे में बताया। वह स्वयं कवि भी थे, जो सोलेकर थे वो स्वयं कवि थे, विभिन्न प्रकार की कविताएं बनाते थे और क्या है जो छात्रों को सुनाया करते थे, उन सबका ज्ञान भी दिया करते थे कैसे कविता बनती है। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कवि उसी की तरह आदमी है, यानी उन्हें विश्वास हो गया कि जैसे मेरे जो टीचर हैं ये भी क्या कविता लिख लेते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के कवियों के बारे में बताया, वो भी क्या है एक प्रकार के आदमी ही थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई स्पेशल व्यक्ति थे, वो भी नॉर्मल एक प्रकार के आदमी थे, लेकिन उन्होंने लगातार प्रयास किया और वो क्या कवि बन गए। इस प्रकार उसके मन में भी स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास आया। ओके, क्लियर है? आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम क्या है और इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो प्रिंट माध्यम क्या है? छपाई वाले संचार माध्यम प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं और यह जनसंचार का क्या पुराना माध्यम है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी क्वेश्चन आता होगा। इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है जिसमें समाचार अपने लेख और ऑनलाइन खबर को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पहले तो जो दैनिक भास्कर के अभी भी न्यूज आते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि मोबाइल में भी आप क्या है जो विभिन्न प्रकार की न्यूज हैं, ओके, उन सभी को आप क्या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं गूगल में। ओके, तो वही क्या है इंटरनेट पत्रकारिता हो गई। पहले आपको घर में आकर भी मिलते थे न्यूज़पेपर, अब आपको क्या मोबाइल में ही मिल जाते हैं, तो आपकी इंटरनेट पर पत्रकारिता के कारण ओके आपको मोबाइल में न्यूज मिल जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए, वीरस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ओज गुण की हमें परिभाषा देखनी है। तो क्या होता है, जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाए वह रचना ओज गुण संपन्न होती है। तो बुंदेरो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आशा के देश के काम नहीं। और जो आपका वीरस का उदाहरण होता है वही आपका ओज गुण का भी उदाहरण रहने वाला है। इसके साथ ही माधुर गुण तैयार कर लेना है और प्रसाद गुण तैयार कर लेना है। ओज गुण की परिभाषा उदाहरण है इतना लिखना है, प्रसाद गुण की परिभाषा और उदाहरण इतना, और माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण इतना। ओके, मैंने आपको ओज गुण की पूछा जाता है, बाकी ये भी शब्द गुण की परिभाषा भी आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद वीरस की परिभाषा पूछी जा रही है और उदाहरण। तो सा हृदय के हृदय में स्थित, आपको रस में बताया कि रस की जो परिभाषा होती है सभी की एक ही सी रहने वाली है, बस यहाँ स्थायी भाव चेंज कर देना पड़ता है। सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से सहयोग होता है वहां भी रस की निष्पत्ति होती है। मान लीजिए आ जाता है रौद्र रस, सा हृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी सहयोग होता है वहां रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो आप देख सकते परिभाषा सेम ही, बस उसका स्थायी भाव यहाँ चेंज करना है। जिस भी रस का आपको लिखना है परिभाषा उसका स्थायी भाव लिख दीजिए, आपकी परिभाषा बन जाती है। सबका मेन आपको उदाहरण बस मेन याद करना पड़ता है। ओके, तो इसमें भी जो ओज गुण का उदाहरण था वही आपका वीरस का भी उदाहरण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है प्रश्न क्रमांक 12 तक कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 13 में से आपके जो लास्ट क्वेश्चन है वहां तक मैं आपको कवर करा दूंगा। तो जितना मैंने आपको बताया तैयार कर लीजिए। इससे पहले जो मैंने टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वीडियो में बताए हैं वो आपको जरूर तैयार कर लेना है। ओके, बाकी जो मैं आपको ये मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ तो ये तो आपको तैयार करते ही जाना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।